हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैकोबियन एज के बारे में। इससे पहले मैंने बात की थी एलिजाबेथन एज के बारे में। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ रूलर थी, पर 1603 में उनकी डेथ के बाद किंग जेम्स फर्स्ट को गद्दी मिली और यहीं से शुरुआत हुई जैकोबियन एज की, जो 1625 तक कंटिन्यू रहा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि एलिजाबेथ तो वर्जिन क्वीन थी, उन्होंने कभी शादी नहीं की, तो जेम्स फर्स्ट कहाँ से आए? और दूसरा कि इस एज को भी जेम्शियन एज या ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा जाता? तो जैसा कि जब हम एलिजाबेथन एज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्वीन एलिजाबेथ हेनरी 8 की बेटी थी। हेनरी 8 बेटे थे हेनरी 7 के। तो हेनरी 7 की एक और बेटी भी थी, दैट इज मार्गरेट ट्यूटर, और उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रिंस जेम्स फोर्थ से शादी की और उनके बच्चे हुए जेम्स फिफ्थ और मैरी फर्स्ट, जो कि एलिजाबेथ के कजन थे। और हमने पढ़ा भी था कि मैरी द फर्स्ट के मरने पर ही एलिजाबेथ को गद्दी मिली थी। तो अब जेम्स फिफ्थ बचे थे और उनके बेटे हुए जेम्स सिक्स्थ। तो अब जो एलिजाबेथ का कोई बच्चा नहीं हुआ, सब यही सोच रहे थे कि अब ब्रिटेन की गद्दी कौन संभालेगा। तो जो नाम सबके दिमाग में आया वो था जेम्स सिक्स्थ। तो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स द सिक्स्थ को इंग्लैंड के राजा जेम्स द फर्स्ट के रूप में चुना गया। और रही बात कि इस एज का नाम जैकोबियन एज कैसे पड़ा, तो जेम्स को लैटिन में जैकोबस कहते हैं और यही से इसका नाम पड़ा जैकोबियन, जैकोबस जैकोबियन। तो अब किंग जेम्स एक प्रोटेस्टेंट थे और उस समय इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक्स का ग्रुप था। तो रोमन कैथोलिक्स का उत्पीड़न होता था और इसलिए वे लोग एक प्रोटेस्टेंट किंग नहीं चाहते थे और इसलिए जेम्स द फर्स्ट को गद्दी से हटाने के लिए कई साजिशें हुई, जिनमें से सबसे फेमस है द गन पाउडर प्लॉट। हालांकि ये भी एक फेल्ड अटेम्प्ट रहा, पर यू मस्ट नो द स्टोरी। तो इस प्लॉट के ऑर्गेनाइजर थे रॉबर्ट कैट्सबे। तो पहली बात तो ये कि उन्हें प्रोटेस्टेंट से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी? वो इसलिए कि इनके फादर ने जब चर्च ऑफ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग चलने से मना कर दिया था, तो एलिजाबेथ ने इनके पिता को उत्पीड़ित किया, यानी उन पर अत्याचार किए, और तब उन्होंने कैथोलिज्म अपना लिया और प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ जंग जारी रखी। और अब उन्हीं के बेटे रॉबर्ट कैट्सबे भी प्रोटेस्टेंट के खिलाफ थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि 5 नवंबर 1605 की रात को वे लोग पार्लियामेंट में एक बड़ा धमाका करेंगे और उस समय जेम्स द फर्स्ट वहीं मौजूद होंगे, जिससे उनकी वहीं डेथ हो जाएगी। इसके लिए कैट्सबी और दूसरे कुछ प्लॉटर्स ने एक सेलर यानी तहखाना रेंट पर लिया था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बिल्डिंग के नीचे तक जाता था। उन प्लॉटर्स में से एक फॉक्स ने वहां गन पाउडर या बारूद भर दी और जैसे ही 5 नवंबर का दिन आने वाला था, जो पार्लियामेंट की ओपनिंग मीटिंग का दिन था, तो लॉर्ड मॉन्टेगल, जो कि इन कॉन्स्पिरेटर्स में से किसी एक के ब्रदर इन लॉ थे, उन्हें एक एनोनिमस लेटर मिला कि आप 5 तारीख को पार्लियामेंट अटेंड मत करिएगा। और मॉन्टेगल ने गवर्नमेंट को तुरंत अलर्ट कर दिया और अटैक के कुछ घंटे पहले ही फॉक्स को बारूद के साथ ही पार्लियामेंट के तहखाने में पकड़ लिया गया और उसे टॉर्चर कर गवर्नमेंट को बाकी षड्यंत्रकारियों की भी आइडेंटिटीज का पता चल गया और फिर सबको एक एक पकड़कर मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। और फिर नए लॉज बने जिनमें कैथोलिक्स के वोट करने के राइट को भी एलिमिनेट कर दिया गया
और फिर 1606 में 5 नवंबर को पब्लिक थैंक्स गिविंग डे के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसे ही गाय फॉक्स डे या बोनफायर नाइट कहा जाता है और ये हर साल गन पाउडर प्लॉट की याद में सेलिब्रेट किया जाने लगा, जिसमें शाम ढलते ही ब्रिटेन के लोग बोनफायर्स जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और फॉक्स के पुतले जलाते हैं। अब अगर बात करें इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जैकोबियन एज एक तरह से एज ऑफ ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर था और एक तरह से एज ऑफ डिकेंडेंस भी था। ये एज रिच इसलिए थी क्योंकि कई ग्रेट राइटर्स जो एलिजाबेथन एज में जन्मे थे, नर्चर हुए थे, उन्होंने अपनी कुछ मास्टरपीसेस जैकोबियन एज में भी प्रोड्यूस की और इनमें जो राइटर्स शामिल थे वो थे शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन डन, फ्रांसिस बैकन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, जॉन फ्लेचर, थॉमस हेवुड, जॉन वेबस्टर, साइरल टर्नर, थॉमस मिडल्टन, फिलिप मैसेंजर, जॉन फॉर्ड, जेम्स शिरले, etc। इनके अलावा खुद किंग ने भी 4 बुक्स पब्लिश की, 2 ऑन पोएट्री, अ वर्क ऑन डेमोनोलॉजी और द फेमस अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको। और 1611 में खुद किंग की ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल पब्लिश्ड हुई। इस एज में 3 तरह के राइटर्स हुए, पोएट्स, एसेइस्ट और ड्रामेटिस्ट। सबसे पहले अगर बात करें पोएट्री की, तो मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत यहीं से हुई। तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे वे हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड होते थे। मेटाफिजिकल यानी वैसी चीजें जो फिजिकल एक्सिस्टेंस के डिस्क्रिप्शन से परे हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स स्ट्रेंज इमेजरी का यूज करते थे और इनके थॉट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते थे। जैसे अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, तो ताकत ने पहले रास्ता बनाया, तब सौंदर्य प्रवाहित हुआ, फिर ज्ञान, सम्मान, आनंद। जब लगभग सब खत्म हो गया तो भगवान ने रोक लगा दी, यह मानते हुए कि उनके सारे खजाने में से अकेला नीचे लेटा आराम करता है। तो ये ब्यूटीफुल लाइंस हैं जॉर्ज हर्बर्ट के वर्क द पुली की, जो एक फेमस मेटाफिजिकल रिलीजियस पोएम है। इसके पोएट इस सच को रिवेल करते हैं कि क्यों मनुष्य इतने रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं। वो बताते हैं कि विजडम, स्ट्रेंथ, प्लेजर, ऑनर और दूसरी कई ब्लेसिंग्स भगवान के द्वारा आदमी को दिया गया रिवॉर्ड है, पर जब मनुष्य आराम करता है, अपना काम करना छोड़ देता है, तो वो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देता है और फिर उन्हें वापस रास्ते पर लाने के लिए भगवान को उन्हें रेस्ट से वंचित कर देना चाहिए। तो ऐसी लाइंस आप देख सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्री में ही मिल सकती है। तो ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स, इसे कॉइन किया था विलियम ड्रमांड ने, पर ड्राइडन ने इसे पहली बार क्रिटिसिज्म ऑफ डन में यूज किया और सैमुअल जॉनसन ने इस तरह के सारे राइटर्स को देखा और इन पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा। तो ड्राइडन ने पहली बार मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज किया और सैमुअल जॉनसन ने इन सारे तरह के पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे, ये अपने वर्क में पंस, पैराडॉक्सेस और कंसीट्स यूज करते थे। जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशॉ मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। अब अगर बात करें एसेज की, तो इस एज के फेमस एसेइस्ट थे फ्रांसिस बैकन। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एसेज भी कहा जाता है। इन्होंने कई फेमस एसेज लिखे, जैसे एसेज रिलीजियन मेडिटेशंस। इसके ओरिजिनल एडिशन में 10 एसे थे, पर 1612 में सेकेंड एडिशन आया जिसमें 38 एसेज थे। और इसके अलावा एसेज और काउंसिल्स
सिविल एंड मोरल, ये 1625 में पब्लिश हुआ, जिसमें 58 एसेज थे। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी इनका एक फेमस वर्क था। मॉडर्न साइंस के इवोल्यूशन में फ्रांसिस बेकन का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा। इनके अलावा अब अगर बात करें ड्रामेटिस्ट की, तो इस एज के ड्रामेटिस्ट सोसाइटी के मोरल करप्शन के बारे में लिखा करते थे। ये पार्टिकुलरली वायलेंट, साइनिकल और पेसिमिस्टिक होते थे। अगर बात करें ड्रामा में क्या क्या चेंजेस आए, तो एलिजाबेथन एज में फ्यूडल लॉर्ड्स यानी जागीरदार ड्रामा के संरक्षक थे, लेकिन जेम्स फर्स्ट के आते ही ड्रामेटिस्ट राजा और शाही वर्चस्व पर निर्भर हो गए और इस तरीके से थिएटर कॉमन लाइफ से दूर हो गया और ये ज्यादा दिन तक नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। इसके अलावा ड्रामा में लैक ऑफ जीनियस, पुअर कैरेक्टराइजेशन और लैक ऑफ ड्रामेटिक टेक्निक देखने को मिली। अगर बात करें आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन की, तो बेन जॉनसन की वोल्पोनी और द एल्केमिस्ट और वेबस्टर की द वाइट डेविल को छोड़कर प्लॉट कंस्ट्रक्शन में भी डिक्लाइन देखने को मिला। इसके अलावा ड्रामा में रोमांस और रियलिज्म का जो शेक्सपियरियन बैलेंस था, वो भी नैरो सोशल एक्टिविटीज या रोमांटिक एक्सेस द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अगर बात करें पॉपुलर ड्रामेटिस्ट्स की, जैसा कि हम जानते हैं कि 1606 में शेक्सपियर की डेथ हुई और जैकोबियन एज स्टार्ट हुई 1603 से, तो इस एज में भी शेक्सपियर के कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस पब्लिश हुए, जैसे किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में, द टेम्पेस्ट 1610 में। इनके अलावा बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट एंड जॉन फ्लेचर, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर और जॉन वेबस्टर इस एज के पॉपुलर ड्रामेटिस्ट्स थे और कुछ फेमस वर्क जो इस एज में प्रोड्यूस हुए वे थे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट, फिलास्टर, द जेंटलमैन, द अशर, द इंग्लिश ट्रैवलर, द शूमेकर्स हॉलीडे, द डचेस ऑफ माल्फी, इटीसी। तो ये था ऑल अबाउट जैकोबियन एज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरोलियन पीरियड के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।